नमस्कार साथियों, टॉपर आवर सिविल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसमें जो आपका कंप्यूटर संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट रूप में ओएस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। मतलब एक तरह का कहा जाए तो मीडिएटर का कार्य करता है कंप्यूटर और जो उसके यूजर्स हैं, जैसे हम हो गए हैं और हमारे जो कंप्यूटर हैं, उनके बीच में एक माध्यम बनता है और कार्य को सुचारू रूप से संपादित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह संगठन या समूह होता है जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर हार्डवेयर से जोड़ता है ना? क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर हार्डवेयर से जोड़ देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य क्या क्या हैं? हम सुविधा की बात करते हैं पहले। उद्देश्य में केवल उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। सुविधा देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए और सरल बनाता है, जिससे यूजर सीधे हार्डवेयर से जुड़ जाता है और स्वयं निर्देश नहीं लिखने पड़ते हैं। वो खुद ही जो है निर्देश दे देता है जैसा आप इनपुट करोगे। अब क्षमता की बात करें अगर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के द्वारा सारे रिसोर्सेस, प्रिंटर तथा स्कैनर को अधिक अच्छे प्रकार से उपयोग कर सकते हैं आप जब इसका आप यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किसी प्रोसेस को प्रोसेसर कब और कितने समय के लिए देना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर कब और कितने समय के लिए देना है। ये कौन निर्धारित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए प्रोसेसर प्रोसेस शेड्यूल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं इसके लिए? प्रोसेसर प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं आपके प्रोसेसर। प्रोसेस शेड्यूल एल्गोरिदम कई तरह के होते हैं, जैसे आपका हो जाता है फर्स्ट इनपुट या FIFO आप कह सकते हैं, राउंड रॉबिन और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ETC। ETC मतलब आदि। डिवाइस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि को आवंटन और डी आवंटन का कार्य जो है आपका डिवाइस मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का करता है। डिवाइस को कुशल तरीके से आवंटित करता है आपका क्या है ये? डिवाइस मैनेजमेंट। मेमोरी भी देता है और डिवाइस जो है सही तरीके से कार्य कर पाए उसके लिए उसे स्थान भी आवंटित करता है। और डिवाइस मैनेजमेंट तय करता है कि कौन सा डिवाइस कब और कितने समय के लिए किसको देना है। कब और कितने समय के लिए। सपोज दैट आपको प्रिंटर देना है तो एक निर्धारित समय के लिए डिवाइस मैनेजमेंट जो है उसको कार्य करवाएगा और उतने समय पे ही उसे उसे अपने कार्य को पूर्ण करना पड़ेगा और प्रिंट करके आपको देना पड़ेगा। डिवाइस मैनेजमेंट सभी डिवाइस इस पर दृष्टि रखता है। माने डिवाइस मैनेजमेंट जो है सभी डिवाइस पर क्या करता है? अपनी नज़र पैनी नज़र रखता है और उसका कंट्रोलिंग करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कार्यों में से एक कार्य मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। मेमोरी से हमारा मतलब प्राइमरी मेमोरी से है, जिसे हम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी कम होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और रिपीट भी करता हूँ। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी कम होती है और प्रोसेसर की स्पीड तो मेन मेमोरी से भी फास्ट होती है ना? तो प्रोसेसर की स्पीड क्या होती है? CPU की स्पीड मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी से भी काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए प्रोसेसर कोई भी डाटा सीधे मेन मेमोरी से ही लेता है। फाइल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी फाइल्स और फोल्डर्स की डायरेक्टरी और फोल्डर डिटेल को संजोकर या सेव करके रखता है ताकि समय समय पर उनके उपयोग के लिए ढूंढने में आसानी हो।
और किसी भी तरह का बदलाव उसमें किया जा सके। साथियों, आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। हम आपके लिए और अच्छी क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाएंगे। अब हम और आगे चलते हैं। एक बात और करना चाहूँगा साथियों, आप जो है सेशन केवल देखें ही नहीं, इसे लाइक करें और कमेंट भी करिए, ताकि हमें जो है इससे क्या मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और अच्छा कार्य करें। धन्यवाद साथियों, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में उपयोग, सुरक्षा प्रदान करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। त्रुटि को ढूंढना, जब कंप्यूटर चलता है तो इसमें बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें ढूंढता है। तीसरा देखते हैं, ये हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। जो हम निर्देश देते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, वो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसे अपने मशीनी लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होता है। माने अगर कंप्यूटर में अगर आपको कार्य करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट नीडेड है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने के लायक बनाता है। अब आगे चलते हैं। हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी चलने चलने लायक सुविधा ये प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। साथियों, यह मास्टर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम संपूर्ण कंप्यूटर का नियंत्रण एवं संचालन करता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन भी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये मैनेजमेंट भी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलना चाह रहा था ये प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट भी करता है, और क्या करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, और एग्जीक्यूशन मतलब संचालन भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने की योग्यता देता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को एक आरेख फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है, वो हम आगे बात भी करेंगे इसके बारे में, और हम आपको उसका फिगर भी दिखाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस प्रकार के ओएस में इंड यूजर और कंप्यूटर के बीच कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। किसी भी इनपुट डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता को उस जॉब की फॉर्म में तैयार करना होता था। क्या करना पड़ता था, किसी भी इनपुट डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता मतलब यूजर्स को उसे जॉब की फॉर्म में तैयार करना होता था। जब जॉब का यहाँ जॉब का अर्थ है यहाँ जॉब का अर्थ है प्रोग्राम से लेकर इनपुट डेटा और सारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जिन्हें पहले ही लिखकर एक बंडल के रूप में तैयार करा गया हो, इसे हम जॉब कहते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम के इनपुट को लेकर डेटा और सारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जिन्हें पहले ही लिखकर एक बंडल के रूप में तैयार कर लेते हैं, उसे हम जॉब कहते हैं। इसके बाद उपयोगकर्ता उस जॉब को पंच कार्ड की मदद से इनपुट कर देता था। उस समय इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता था। अब एडवांटेज की बात करते हैं। समान जॉब को सिंगल बैच में कर देने से ऑपरेटर के लिए जॉब सेटअप टाइम काफ़ी कम हो जाता था। ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग टेक्निक के प्रयोग से सीपीयू का आइडियल टाइम भी काफ़ी कम हो जाता था। और अब एक से ज़्यादा यूजर बैच सिस्टम को शेयर कर सकते थे, ये भी इसका एक एडवांटेज रहा है। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं अपन। एक बार जॉब को इनपुट कर देने के बाद यूजर का उससे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था। सेकंड है, किसी जॉब की प्रोसेसिंग फेल हो जाने पर बैच की बाकी जॉब को अज्ञात समय तक प्रतीक्षा करनी होती थी। वही थर्ड पॉइंट है, जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट या किसी दूसरे इवेंट के लिए इंतजार करना होता है, उतने समय सीपीयू आइडल हो जाता है, जिससे प्रक्रिया निष्पादन में काफ़ी अधिक समय लगता था। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन।
मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में अपन बात करते हैं। अगर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए रखा गया है तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मतलब अगर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए रखा गया हो तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? मेमोरी में मौजूद दूसरे प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और रिस्पांस टाइम भी क्या हो जाता है, इससे कम हो जाता है। आज के समय की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद उपयोगी है ये। सीपीयू का अधिक उपयोग होता है। डिसएडवांटेज में आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे दिक्कत क्या होती है, कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, गर्म हो जाता है, मेमोरी विखंडन जैसी दिक्कतें सामने आने लगती हैं। मतलब मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करने से उनकी शेड्यूलिंग कठिन हो जाती है, मुख्य मेमोरी को मैनेज करना आवश्यक हो जाता है। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थर्ड हमारा ओएस है। मल्टीटास्किंग में एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके साथ ही इसमें टाइम शेयरिंग भी मौजूद रहता है। उसमें हमने देखा था कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है उसमें टाइम शेयरिंग मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ मल्टीटास्किंग में टाइम शेड्यूलिंग शेयरिंग मौजूद है। यहाँ पर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए निष्पादित किया जाता है। उसके बाद सीपीयू मुख्य मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को निष्पादित करने लग जाता है। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग मतलब आप एट ए टाइम यूज़र जो है कई सारे प्रोग्राम को रन कर सकता है, चला सकता है ना। फिर प्रोसेसर इतना शक्तिशाली होता है इसका कि वह सभी प्रक्रियाओं को एक साथ संभाल लेता है, वो अलग अलग टाइम पर नहीं रखता है। इस निश्चित समय अवधि को टाइम क्वांटम कहा जाता है। इस निश्चित समय अवधि को क्या कहा जाता है? टाइम क्वांटम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। एडवांटेज क्या है? इससे रिस्पांस टाइम काफ़ी बेहतर हो जाता है, सभी प्रोसेस को समान संसाधन मिलते हैं, एक साथ कई प्रक्रिया एक साथ ही निष्पादित की जा सकती है। और आगे अपन बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, कई सारे कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्टेड होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर की सेवा के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग भी करते हैं, है ना। अब प्रकार की बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो पहला आप देखते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम और दूसरा देखते हैं यहाँ पीयर टू पीयर सिस्टम। अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की यह अनुमति देता है कि हम किसी कंप्यूटेशन को समानांतर रूप से चलाने के लिए विभिन्न साइटों के बीच कंप्यूटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि किसी नोड के पास ज़्यादा काम आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उस लोड को नेटवर्क के दूसरे नोड्स को शेयर कर देता है। यूजर आसानी से आपस में संसाधनों को शेयर कर पाते हैं और इससे समय भी बचता है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर मुख्य नेटवर्क फेल हो जाता है तो इससे सभी कंप्यूटर का कम्युनिकेशन टूट जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इसके लिए आपको नेटवर्क की भी आवश्यकता पड़ती है और कई सारे कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए काफ़ी कॉस्टली है ये। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, ये हमने कर लिया है। इनके अंडरलाइन सॉफ्टवेयर अत्यधिक जटिल होते हैं और उन्हें अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन बात करते हैं। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है जिससे कई दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस केंद्रीय सर्वर को बाकी सभी क्लाइंट कंप्यूटरों के डेटा, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस और अन्य नेटवर्किंग फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता भी प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है, इसमें कई दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं सर्वर से। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस केंद्रीय सर्वर को बाकी सभी क्लाइंट कंप्यूटरों के डेटा, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, अन्य नेटवर्किंग फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता प्रदान करता है। इस ओएस के माध्यम से किसी छोटे प्राइवेट नेटवर्क को अपने नेटवर्क से
जुड़े बाकी कंप्यूटर्स तक फाइल, प्रिंटर, सुरक्षा, एप्लीकेशंस, अन्य बाकी नेटवर्किंग कार्यों के साझा पहुंच की अनुमति भी मिल जाती है। इसे टाइटली कपल्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइटली कपल्ड सिस्टम किसे कहते हैं, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहते हैं। एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं अपन। एक ही सेंट्रल सर्वर से हम काफ़ी कंप्यूटर को संभाल सकते हैं और हमारा सर्वर अत्यधिक स्थित और केंद्रीकृत हो जाता है। सभी कंप्यूटरों की सिक्योरिटी को केंद्रीय सर्वर के माध्यम से कंट्रोल कर किया जा सकता है। कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को आसानी से अपडेट या रिप्लेस भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में इसके। केंद्रीय सर्वर को रोजाना रखरखाव और अपडेट करने की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता को केंद्रीय सर्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके सर्वर काफ़ी महंगे होते हैं, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का रिस्पांस टाइम बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के ओएस रियल टाइम में काम करते हैं, अर्थात इनपुट को प्रोसेस करने और प्रतिक्रिया देने में लगने वाला आवश्यक समय बहुत कम होता है। इस समय अंतराल को प्रतिक्रिया समय कहा जाता है। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की जो है महत्वपूर्ण या बहुत अधिक आवश्यकता होती है कि हम कम समय पे किसी चीज़ को कर पाएँ। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तभी किया जाता है जब समय की महत्वता बहुत अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए मिसाइल सिस्टम है ना, जहाँ पर एक निश्चित समय में मिसाइल को लॉन्च करना होता है। प्रकार बात करते हैं हार्ड रियल टाइम ओएस, सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। ये किसके प्रकार हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है, ऐसा करके आप इसे याद कर लीजिए। एडवांटेजेस की बात करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में मेमोरी आवंटन को बेहतर मैनेज किया जाता है। इसके प्रोग्राम का साइज कम होने के कारण आरटीओएस का उपयोग ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जैसे एम्बेडेड में भी किया जाता है। डिवाइस और सिस्टम का अधिकतम उपयोग यहाँ पर होता है। और आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। कभी कभी सिस्टम संसाधन इतने अच्छे नहीं होते और वे महंगे भी होते हैं। इनकी एल्गोरिदम को समझना एक डिजाइनर के लिए काफ़ी जटिल और कठिन होता है। एक समय में बहुत कम टास्क को चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को निष्पादित होने के लिए एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ओएस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है निर्धारित होता है, इसलिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहा जाता है। एडवांटेज की बात करते हैं। टास्क स्विचिंग का समय बहुत कम होता है, जिससे दूसरे टास्क को कम समय इंतजार करना पड़ता है। यदि किसी टास्क की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो बाकी टास्क के बीच निर्धारित समय बढ़ जाता है। सभी प्रोसेस को निष्पादित होने के लिए समान समय यहाँ पर मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस के बारे में अपन बात करते हैं। टास्क स्विचिंग कभी कभी जटिल हो जाता है, क्योंकि कई सारे यूजर और एप्लीकेशन चल रहे होते हैं जो सिस्टम को अटका सकते हैं। अधिक संसाधनों की खपत करना पड़ता है, इसलिए इसे विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता जो है पड़ती है। इस तरह की हार्डवेयर के उच्च विनिर्देश की आवश्यकता होती है, ये भी एक चैलेंजिंग है। साथ ही और आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम में ही इसके निहित है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक ही टाइम पर कई सारे जो है आप प्रोसेस कर पाएंगे, कार्यों को कर पाएंगे। में मल्टीपल प्रोसेसर को इस्तेमाल में लिया जाता है। इन सिस्टम के पास पैरेलल में काम करने वाले कई प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर, क्लॉक, मेमोरी, बस और पेरिफेरल डिवाइस इत्यादि को आपस में साझा करते हैं। कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर की संख्या एक ही होती है, बस सीपीयू की संख्या बढ़ा दी जाती है ना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बाकी हार्डवेयर की संख्या एक ही होती है, लेकिन सीपीयू की संख्या को बढ़ा दिया जाता है और प्रोसेसर की संख्या बढ़ा दी जाती है, उसे पैरेलल लगाया जाता है ताकि कम समय पे कार्य को निष्पादित किया जा सके। ऐसा करने से हम कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस को कर पाते हैं। प्रकार क्या है यहाँ पर? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। चलिए और आगे बात करते हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, यानी एक प्रोसेसर फेल भी हो जाए तो सिस्टम बंद नहीं होगा, है ना।
क्योंकि वहाँ पर मल्टी प्रोसेसर का काम हो रहा है, कई सारे प्रोसेस को हम प्रोसेसर का उपयोग कर पा रहे हैं जो कि पैरेलल लगे हुए हैं। तो अगर एक फेल भी हो जाता है तो बाकी जो प्रोसेसर है वो उसे संभाल लेंगे और काम कर देंगे। प्रति यूनिट समय निष्पादित होने वाली प्रोसेस की संख्या बढ़ जाती है। एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करा पाते हैं, इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर आप कर सकते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, हम पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग कर पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? कई प्रोसेसर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों जैसे मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस इत्यादि साझा करने के कारण प्रक्रियाओं को शेड्यूल करना बहुत कठिन हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं अपन। इनमें खर्च ज़्यादा आता है, हालांकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कई कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने की तुलना में सस्ता होता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में सभी सीपीयू सिस्टम की मेमोरी साझा करते हैं, इसलिए हमें अधिक साइज की मुख्य मेमोरी चाहिए पड़ती है। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि कई सारे इसमें प्रोसेसर लगे होते हैं, इसके कारण इसकी कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में आप अभी देख ही रहे होंगे कि जो वर्तमान में अच्छे सिस्टम जो आते हैं वो लगभग 1 लाख के आसपास से शुरू होते हैं। उसके कारण यही होता है कि उसमें मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं और सीपीयू में जो होता है मेमोरी भी अच्छी दी जाती है, ताकि जो है काम करने के बाद उसको संचय भी किया जा सके, मतलब सेव किया जा सके। अब हम बात करते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना अपना कार्य कर सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? एक ही समय पर कई मतलब सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना अपना कार्य यहाँ पर कर पाते हैं। अगर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसके जस्ट विपरीत होता है। मतलब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता को कार्य करने की परमिशन वो देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। चलिए, थोड़ा आराम हमने कर लिया है और आगे बढ़ते हैं। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने देने की अनुमति देता है। इसे मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अन्य देखते हैं। एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया गया एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक समूह हो सकता है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ओएस जो उपभोक्ताओं को मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, उदाहरण के लिए लाइनक्स, गूगल, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। अगला है आपका फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर को किसी बाहरी आक्रमण से बचाने वाला सॉफ्टवेयर होता है ना। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध भी करवाता है। प्रोसेसर का ध्यान रखता है, अर्थात मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइस को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा भी प्रदान करता है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ध्यान रखता है और उनका रिकॉर्ड भी रखता है। एरर्स और खतरों से अवगत कराता है। यूज़र और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच समन्वय बनाता है। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के जो नाम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक, मतलब एप्पल वाला जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका लाइनक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स,
एंड्रॉयड के बाद iOS और MS DOS, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और एप्लीकेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो इसमें आपने एक बात तो क्लियर समझ ही ली होगी कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर कि सभी सॉफ्टवेयर रन होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल को ऑपरेट करना मुश्किल पड़ता है। ये एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी ने डेवलप किया था। विंडोज़ का इतिहास हम बात करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यह विश्व की एक जानी मानी कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1975 में बिल गेट्स द्वारा की गई थी। अभी हाल ही में ये भारत आए थे और डॉली चाय वाले को काफ़ी फेमस कर दिया था। आप उन्हें उन्हें जानते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसमें बताइएगा कि आप डॉली चाय वाले को जानते या नहीं। हालांकि उन्होंने अब चाय की टपरी अपनी बंद कर दी है और देश विदेश हर जगह ब्रांडिंग के द्वारा रुपए कमा रहे हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के रेडमंड वाशिंगटन में स्थित है। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में आया था। यह माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। यह करेक्टर पर ही चलता था। इसमें कोई काम ग्राफिकली नहीं किया जा सकता था। इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, सिर्फ कमांड टाइप करने पर ही ये काम करता था, है ना। तो इसमें कोई ग्राफिकल काम नहीं था। ये सिर्फ कमांड के द्वारा चलाया जाता था। आप देख सकते हैं कि जो आपने सबसे पहले डॉस सिस्टम देखा होगा वो ब्लैक स्क्रीन पर आता था। केवल वो टाइप ही एक टाइप राइटर की तरह काम करता था। जो आप टाइप करते थे उसी को वो कमांड को समझता था और उसका वो एग्जीक्यूट करता था। चलिए, विंडोज़ 1.0 20 नवंबर 1985 को ये आया था। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 1.0 को लॉन्च किया। यह MS DOS की तुलना में स्पीड में काफ़ी सुधार इसमें देखा गया। सिस्टम काफ़ी फास्ट चलने लगा था अब। विंडोज़ 2.0 9 दिसंबर 1987 को इसे लॉन्च किया गया था। इस विंडो की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यह विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट और आइकॉन्स के साथ लॉन्च हुआ था। मतलब कीबोर्ड था, इसमें शॉर्टकट चीज़ व्यू थे, आइकॉन्स भी थे। साथ में ये लॉन्च हुआ था कब? 1987 में, जिससे कि इससे कंप्यूटर पे काम करना और भी आसान हो गया। अब आदमी देख के जो है चीज़ों को समझ सकता था। और साथ ही साथ इसमें नए ग्राफिक्स भी दिए गए। ग्राफिक्स की मदद जिसके कोई भी विजुअल वर्क करना बहुत आसान पड़ता था। अब विंडोज़ 3.0 के बारे में बात करते हैं। ये 22 मई 1990 को आया था। पहले से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी था। इस पर काम करना और आसान हो गया। विंडोज़ 3.0 के साथ दुनिया में पहली बार कंप्यूटर गेमिंग की शुरुआत भी हुई थी। किससे हुई थी? विंडोज़ 3.0 के माध्यम से हुई थी, जो आजकल के सारे पर्सनल कंप्यूटर में खेले जाते हैं। विंडोज़ 95 24 अगस्त 1995 यह पहला ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार यूज किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार दिया गया था। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें हम एक साथ कई प्रोग्राम रन कर सकते थे। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विंडोज़ 98 जो कि 25 जनवरी 1998 को लॉन्च किया गया था। सॉरी, सन 1998 में लॉन्च हुई माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 98, जिसमें काफ़ी सारे नए अपडेट्स अवेलेबल थे। इसमें कई सारे नए सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किए गए थे। और पहला वीडियो प्लेयर जिसे आज हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर के नाम से जानते हैं, वो भी इसी के साथ लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसे सबको नोट करते जाइएगा।
पहला सीडी और डीवीडी प्लेयर भी इसी विंडोज़ के साथ लॉन्च हुआ था। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अगर ये क्लास आप ले ले रहे हैं, देख रहे हैं और आपको ये सारे नोट्स चाहिए हों, तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि कमेंट अगर आप कर रहे होंगे तो हम आपको इसको प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि आपके लिए निःशुल्क होगा। अब 98 में और चीज़ क्या थी, इसमें पहला सीडी और डीवीडी प्लेयर भी इसी विंडोज़ के साथ लॉन्च किया गया था। वीडियो प्लेयर, सीडी और डीवीडी प्लेयर दोनों इसमें 98 में दिया गया था। विंडोज़ एक्सपी 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया गया था। इसकी डेट ज़रूर याद कर लीजिएगा। साल 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई विंडोज़ लॉन्च की, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा। इसमें काफ़ी आकर्षित रंगों का प्रयोग किया गया था, साथ ही कलरफुल कलरफुल टास्क बार का भी प्रयोग किया गया। लेकिन विंडोज़ एक्सपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सिक्योरिटी। इसी विंडोज़ के साथ पहला एलसीडी टीवी भी लॉन्च किया गया था, जिससे कंप्यूटर पर काम करना और भी आसान हो गया। अब बात करते हैं विंडोज़ विस्टा। 30 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था। विंडोज़ एक्सपी की खामियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था। इसमें ट्रांसपेरेंट टास्क बार का प्रयोग किया गया था। आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपेरेंट टास्क बार का प्रयोग किसमें किया गया था, तो विंडोज़ विस्टा में किया गया था। साथ ही साथ उसमें पासवर्ड का भी प्रयोग करने के लिए दिया जाने लगा था। यह विंडोज़ गेम्स के लिए बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि इसमें हम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के गेम खेल सकते थे। अभी हमने आपको पुराने टाइम पे बताया था कि जो हाँ, विंडोज़ 3.0, जिसमें हम कंप्यूटर गेमिंग की शुरुआत कर रहे थे, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है 95 को आपको ध्यान देना है। इसमें स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार दिया गया था। साथ ही 98 में भी आपको ध्यान देना है कि वीडियो प्लेयर, सीडी और डीवीडी प्लेयर इसमें प्रयोग किया गया था, लॉन्च किया गया था। साथ में आप देखेंगे कि विस्टा में अधिक अच्छे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का प्रयोग किया गया था। ट्रांसपेरेंट टास्क बार भी दिया गया था। विंडोज़ 7 की बात करते हैं, 22 जुलाई 2009 को लॉन्च हुआ था। ये डेट आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इम्पॉर्टेंट है ये। इस विंडोज़ को अपने पर्सनल कंप्यूटर में रखना पसंद करते हैं। इस विंडोज़ को पर्सनल कंप्यूटर में रखना ये पसंद करते हैं, क्योंकि ये 32 बिट और 64 बिट पर लॉन्च हुआ था। दोनों ही बिट पर लॉन्च हुआ था। यह विंडोज़ बहुत यूज़र फ्रेंडली था, सिक्योरिटी में भी बहुत एडवांस था। विंडोज़ 8 26 अक्टूबर 2012 को लॉन्च हुआ। यह विंडोज़ साल 2012 में बहुत ही अलग से दिखने वाले टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू के साथ लॉन्च किया गया था। अब इसमें स्टार्ट मेन्यू में कई तरह के आइकॉन्स और सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाने लगे थे। विंडोज़ 11 वर्ष 2021 एक नए यूज़र इंटरफेस, एक नए विंडोज़ स्टोर और प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित। यह विंडोज़ 11, जिसमें एक केंद्र संरेखित टास्क बार और स्टार्ट बटन भी शामिल किया गया। विंडोज़ 11 की अनूठी विशेषताओं में एंड्रॉयड ऐप्स का समर्थन ये करने लगा। यह टच मोड में भी बेहतर काम करता है। अब बात करते हैं विंडोज़ 10। 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ये विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8। स्टार्ट मेन्यू का यूज किया गया था, जो काफ़ी क्रिएटिव था। इसी विंडोज़ में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कंप्यूटर में लॉन्च किया, और वॉइस असिस्टेंट को, जिसका नाम कॉर्टेना रखा गया था, जिसे आप कोई भी कमांड देकर रिजल्ट देख सकते थे, इसमें दिया गया था, है ना। अब बात कर लेते हैं कि विंडोज़ के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं: सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है। यह सिंगल यूजर यानी कि एक व्यक्ति के लिए होता है। किसी एक समय में केवल एक व्यक्ति पीसी पर कार्य कर सकता है, इसीलिए इसे सिंगल यूजर कहा जाता है। जब मल्टीपल यूजर की बात करते हैं, तो मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक या एक से अधिक लोग कंप्यूटर पर साथ में काम कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों, संस्थाओं, कॉलेजों, अस्पताल आदि में किया जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका थर्ड है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। जैसे एक समय में इंटरनेट पर कार्य भी कर सकते हैं, साथ ही साथ गाने भी आप सुन सकते हैं। विंडोज़ के मुख्य अवयवीय भाग। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ खुलने के बाद जो भी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है, उसे विंडोज़ के अवयव कहते हैं। जैसे आपने
स्टार्ट किया किसी कंप्यूटर को, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रन होता है, फिर आपको सामने स्टार्ट बटन दिखाई देता है, मेन्यू के बटन दिखाई देता है, माई कंप्यूटर दिखाई देता है। तो जितने भी चीज़ें इसमें आपको दिखाई देती हैं वो सब विंडोज़ के अवयवीय भाग कहलाते हैं। डेस्कटॉप और वॉलपेपर। मॉनिटर का स्क्रीन डेस्कटॉप तथा डेस्कटॉप के पीछे वाला बैकग्राउंड वॉलपेपर कहलाता है। विंडोज़। जब कभी भी किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उसे नए दृश्य को विंडोज़ कहते हैं। माई कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की तरह दिखने वाला आइकॉन होता है। यह कंप्यूटर का फाइल मैनेजर होता है। कंप्यूटर के सारे डाटा इसी में सेव रहते हैं। यह कई ड्राइवों में बटा होता है, जैसे आपका हो सकता है C, D, E, F, ऐसे ड्राइव्स में बनी होती हैं। जब आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तब आप उसमें देख पाएंगे। कंप्यूटर में जुड़े एक्सटर्नल मेमोरी भी यहाँ पर प्रदर्शन होता है। जैसे आप मान लीजिए कभी USB कोई चीज़ लगा रहे हैं तो आप देख पाएंगे, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं तो भी आप यहाँ पर माई कंप्यूटर पे वो चीज़ों को आप देख पाएंगे। फिर रिसाइकल बिन की बात करते हैं। ये कंप्यूटर में डस्टबिन का कार्य करता है। जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, और रिसाइकल बिन से अगर हम डिलीट कर देते हैं डाटा को, फिर रिस्टोर करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, टास्क बार के बारे में बात करते हैं। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे होता है, आपने देखा होगा। स्टार्ट बटन के ये बगल में होता है और यह पतली हॉरिजेंटल लाइन होती है जो कंप्यूटर पर वर्तमान में खुले फाइलों या प्रोग्रामों की सूचना भी देती है। इसे हम टास्क बार कहते हैं। जैसे आप सपोज दैट आप ऐसे समझिए कि नीचे ऐसे करके एक लाइन दी रहती है, तो बस सीधी सीधी ही रहती है। अब बात करते हैं स्टार्ट बटन। विंडोज़ के अवयव में स्टार्ट बटन भी होता है। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दाहिने कोने में होता है। इस बटन पर स्टार्ट लिखा होता है। यह विंडोज़ आइकॉन होता है। यह कंप्यूटर की कुंजी होती है जो किसी प्रोग्राम को खोलने में सहायक होती है। कंप्यूटर में हम जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वह सभी हमें स्टार्ट बटन में मिल जाते हैं। यह कंप्यूटर में मेन मेन्यू का काम करता है। आइकॉन आइकॉन एक GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का काम करता है। ग्राफिकल सिंबल होता है जो डेस्कटॉप पर किसी भी प्रोग्राम को पहचानने और खोलने में सहायता प्रदान करता है। विंडोज़ की विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ को बहुत ही सरल और आसान बनाया गया है। इस कारण इसे हर वर्ग आयु का व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है और चला सकता है। MS-DOS में सभी कार्य को कमांड के जरिए किया जाता है, पर विंडोज़ के आने से माउस से कार्य करना आसान हो गया। विंडोज़ में ऑटोमेटेड अपडेट का फीचर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित और अप टू डेट रखने के लिए यह फीचर काफ़ी अहम रोल निभाता है। इसमें टास्क बार होता है जहां पर सभी खुली हुई फाइलों के आइटम दिखते हैं, जिसकी मदद से दूसरे प्रोग्राम पर आसानी से जाया जा सकता है। विंडोज़ के बिना कंप्यूटर को चला पाना संभव नहीं है, इसलिए विंडोज़ का कंप्यूटर जल्दी होता है। विंडोज़ दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा कंपैटिबल होता है। पुराने वर्जन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम नए वर्जन में भी सपोर्ट करते हैं इसी विंडोज़ की मदद से। एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इजी टू यूज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने अपने सिस्टम में बहुत परिवर्तन किए हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना आसान बना दिया है। हालांकि इसका उपयोग करना इतना भी आसान नहीं है, पर यह दूसरे OS के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और किसी भी वर्ग या उम्र के लोग इसे आसानी से चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें, विंडोज़ में आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने को मिलते हैं। इसकी लोकप्रियता के कारण इसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी वजह से ही उतने ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी आपको मिल जाते हैं। उनके सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाते हैं जो आप इंस्टॉल करके इस OS वगैरह में चला सकते हैं। अब बात करें कंपैटिबिलिटी की, तो विंडोज़ अपने पुराने संस्करणों पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम को अपने नए संस्करणों पर भी सपोर्ट करवाता है, जो इसको कंपैटिबल बनाते हैं। अब हानियाँ क्या-क्या है? एक तो जैसे देखिए प्राइस के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कीमत दूसरे OS जैसे कि लाइनक्स आदि के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी। विंडोज़ में सिक्योरिटी शुरू से ही चर्चा का विषय रही है। माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी दूसरे OS के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर रही है। ऐसा माना जाता रहा है कि विंडोज़ के प्रोडक्ट कभी भी सिक्योरिटी के लिए नहीं बनाए जाते हैं। लाइनक्स आदि के मुकाबले विंडोज़ के हैक होने का प्रतिशत ज़्यादा रहता है। सिक्योरिटी विंडोज़ OS के लिए हमेशा से ही एक मुसीबत का विषय बनी रही है।
रिलायबिलिटी अगर देखते हैं तो विंडोज़ का समय समय पर रिबूट करना पड़ता है, अगर ऐसा ना किया जाए तो सिस्टम हैंग होकर बंद पड़ जाता है। ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम इसके आगे जो है कल बात करेंगे। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और एक बात को ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। और साथ ही अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नमस्कार साथियों, टॉपर बाबा सिविल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।